मरहबा अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्राइज, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज हमारे साथ शयान फातिमा है। शयान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। चाय कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। तो आज वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास्टर्स के हवाले से। लाइक यू गाइस वर सेइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम के मास्टर्स के हवाले से डिटेल्ड वीडियो बनाए, स्कॉलरशिप के हवाले से कि मास्टर्स में लाइक अप्लाई करने का मैंने प्रोसीजर्स वगैरह कई दफ़ा इंस्टा लाइव पे बताया है। अगर आप लोग इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिंक। खैर, तो अभी इस वीडियो में सिर्फ हम मास्टर्स के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं कि टर्की बुर्सारी में मास्टर्स के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनका, और किस तरह से लाइक सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उनका, और इन्होंने अपनी प्रोफाइल किस तरह से प्रेजेंट की जिसकी वजह से इनकी सिलेक्शन होगी। बिकॉज शयान अवार्डी हैं टर्की बुर्सारी स्कॉलरशिप की एंड पिछले साल इनकी सिलेक्शन हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं फिर। ओके सो सबसे पहले तो शयान आप बताएं, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं कि हम कौन सी डेट्स को कब अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए? फेब में। फेब में, लाइक जनवरी टू फेब में डेट्स ओपन होती हैं, हाँ, उसी में ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तक लास्ट डेट। हाँ, तो ये बात आपने याद रखनी है कि सिर्फ इन्हीं डेट्स को ही टर्की बुर्सारी की स्कॉलरशिप डेट्स ओपन होती हैं, इसी में ही आपने अप्लाई करना होता है। ओके, अब अप्लाई कर दिया तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मास्टर्स के लिए? सबसे पहले तो आपकी CGPA है, CGPA 70% से अबव होनी चाहिए। ओके। उसके अलावा बाकी आपकी प्रोफाइल है, जैसे आप प्रोफाइल आप प्रेजेंट एज करोगे। लिमिट है एज लिमिट क्या है? कि मास्टर्स के लिए 30 है, PhD के लिए 35 है, एंड बैचलर्स के लिए आई गेस 23 और 20 है। 20 है। तो एज आपको पता चल गया, क्राइटेरिया भी पता चल गया। ये मेन दो चीजें, अगर आप पहले पहले इनको फुलफिल करते हो उसके बाद आप आगे सोचो कि आप अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। ओके, तो ईशान में ये बताइएगा, आपने जो अप्लाई किया, क्या आपने GRE वगैरह दिया था या SAT तो स्टैंडर्ड ग्रेड क्या होता है, GRE या TOEFL आइट्स वगैरह इस तरह के कोई एग्जाम्स वहाँ पे शो किए थे अपने उसके प्रोफाइल में? नहीं, उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो आपने सिंपल सिर्फ अपनी जो, अच्छा आपने कितने सेमेस्टर की बेस पे अप्लाई किया था? 6 सेमेस्टर की बेस पे अप्लाई किया था। 7 सेमेस्टर हो गया था, लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं आया था, इंटर्नशिप चल रही थी। 6 सेमेस्टर की बेस पे। तो अब ये देखिए, आप ये बात याद रखनी है, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार कितने सेमेस्टर हमारे हो गए, हमारा 8वां अभी तक हुआ नहीं, हम कैसे अप्लाई करें। तो आपके सीन ये होता है कि जब आपका इंटरव्यू होना होता है ना, मोस्ट प्रोबेबली जून में होना होता है, मई जून में, जून जुलाई, वैसे हमारा अगस्त में। आपका तो लेट हो गया था ना वैसे, मई हाँ। जून। हाँ चलो, जून अगर कंसीडर कर लो, तब तक आपके 8 सेमेस्टर हो जाने चाहिए। बिकॉज इंटरव्यू में वो आपकी डिग्री वगैरह देखते हैं, डिग्री ना सही, एक ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जिसमें आपके 8 सेमेस्टर वगैरह हो वो देखते हैं। तो और दूसरा ये कि अगर आप 6 सेमेस्टर की बेस पे अप्लाई करें तो आपको होप सर्टिफिकेट चाहिए। 7 में नहीं चाहिए? 7 में भी चाहिए अगर आप कर रहे हैं तो तब आपको भी होप सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, कि एक्सपेक्टेड डेट ये है, इस डेट तक मेरी डिग्री सही खत्म सही हो सही जाएगी। सही सही। तो अगर 7 की बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, 7 सेमेस्टर की बेस पे, क्योंकि 7 ही हुए होंगे तब तक आपके। सो आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या लिखी हुई थी वहाँ पे? लाइक आपने आखिर लिखी होगी ना होप सर्टिफिकेट में कि कब तक आपकी, जुलाई लिखी हुई थी। सही। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर 7 सेमेस्टर की बेस पे आप लोग अप्लाई कर रहे हो, देन यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड देम अ होप सर्टिफिकेट ऑल्सो। और होप सर्टिफिकेट को आपने कौन से सेक्शन में अपलोड किया था? अपनी जहाँ आप ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर रहे होते हाँ हैं, हाँ, आई गेस उसी में ही करना उसी होता में है। ही। सही सही सही। आपका जो ट्रांसक्रिप्ट वाला सेक्शन होता है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इनकी जब आप DMCs अपलोड करते हैं तो आप एक PDF फाइल बनाते हैं। उस PDF फाइल के एंड पे 8 सेमेस्टर की जगह पे आप होप सर्टिफिकेट अटैच कर देते हैं। सही 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 सही, मुझे समझ आ गया। तो ये इस तरह से आपको समझ आ गया ना कि 7 सेमेस्टर की आप एक पूरी PDF बनाते हो, 7 के बाद जब 8वां होता है उसमें आपने होप सर्टिफिकेट अटैच कर देना होता है कि एक्सपेक्टेड डेट ये है इसको कंप्लीट होने की। ये चीज़ याद रखनी है। ओके, ये मेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आपने जो अप्लाई किया, आपने GRE नहीं दिया, आपने आइल्स टोफल भी नहीं दिया, तो आपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी और जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह एक्स्ट्रा थे वो आपने कौन कौन से लगाए? एक्स्ट्रा थे आपने कोई लगाए या सिंपल वो थे, वो उसको ज़रा डिटेल में बताएं। टर्की बुर्सारी के जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो वहाँ पे एक सेक्शन होता है वर्क एक्सपीरियंसेस का। फिर सेकंड सेक्शन आ जाता है, वैसे एक ही चीज़ है लेकिन वहाँ पे सेकंड सेक्शन आ जाता है आपका इंटर्नशिप्स का। ठीक है, तो मेरे पास वर्क एक्सपीरियंसेस थे। मैं उस टाइम पे काम कर रही थी निगाब में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड एडवांस बायोटेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में। उसके अलावा मैंने बायर में काम किया हुआ था। उसके अलावा मैंने यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट चल रहा था मेस पे डबल अप्लाइड का, उस पर काम किया हुआ था। उसके अलावा भी 2 प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे अयूब में काम किया हुआ था। आरी में मैंने इंटर्नशिप की हुई थी।
ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा वहाँ पे कुछ होती हैं सोशल एक्टिविटीज़। जी बिल्कुल। उन सोशल एक्टिविटीज़ में आप बताते हैं कि इन केस आपने यूनिवर्सिटी में कोई क्लब्स वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं या इस तरह से, जैसे मैंने एज ए एम्बेसडर काम किया हुआ था यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा कुछ होती हैं आपकी एक्टिविटीज़, जैसे मैंने एनजीओ में काम किया हुआ था। ओके, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपने बहुत सारे आपने इन केस आपके पास हैं तो आप ज़रूर अपलोड करें, क्योंकि आई गेस कि ये स्कॉलरशिप में हम लोग कह देते हैं कि ये सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, बट आई गेस ये काउंट करते हैं। काउंट तो करते हैं, लाइक जितना ज़्यादा आप अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाएंगे, जितना सर्टिफिकेट्स होंगे उतना ज़्यादा लाइक इंप्रेशन अच्छा जाएगा यकीनन। तो आपने तो काफ़ी सारे अपलोड किए हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हो, वर्क एक्सपीरियंस हो या कोई भी एक्टिविटी, गुड हो गया। तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर आप अभी यूनिवर्सिटी में हैं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो हाथ पांव मारना स्टार्ट करते हैं सर्टिफिकेट्स के लिए, क्योंकि आप अपनी सीवी तब से बनाना शुरू हो जाते हैं जब आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो तब से आप साथ शुरू करें तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, सो इन सब के अलावा यार रिसर्च प्रपोजल और लेटर ऑफ इंटेंट वगैरह होते हैं, तो वो आपने किस तरह से एक्सप्लेन किया था, अपने क्या क्वेश्चंस वगैरह होते हैं आपके मास्टर्स में? लेटर ऑफ इंटेंट में सबसे पहले आ जाती है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, जो आप लिखते हैं अपने बारे में। ओके, लाइक क्या मोटिवेशन थी आपकी बिहाइंड ऑल द एक्टिविटीज यू हैव डन बिफोर। और उसके अलावा उसके बाद आपकी रिसर्च का टॉपिक शुरू हो जाता है कि आप किस टॉपिक पे आके काम करना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल उसको हम कहते हैं टाइटल और सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। फिर उसके बाद आ जाता है एनालिसिस। तो सबसे पहले तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में या जिस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे वो रिसर्च हो भी रही है कि नहीं। ओके, ये आपको ठीक है। अब ये पहले आप जाके सिलेक्शन में हो, बल्कि आप ये खुद पर्सनली आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते हैं। ओके, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे आप अपना डिपार्टमेंट खोलते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर्स आ रहे होते हैं, उनके रिसर्च आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस वगैरह, उनकी लैब्स की इंफॉर्मेशन आपको सब कुछ मिल जाता है। ओके, तो सबसे पहले टाइटल डिसाइड करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आप क्या लिख क्या रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस एरिया में आप जाने का सोच रहे हैं, ये आप साथ में एंड पे यूनिवर्सिटीज की प्रेफरेंसेस भी देते हैं ना, कि ये यूनिवर्सिटी में फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं। ओके, सो मतलब आपने, अच्छा हम लोग ऐसा नहीं करते थे, लाइक पर्सनली यूनिवर्सिटीज को जाके सिलेक्ट वगैरह नहीं करना, हमारा तो सिंपल सब्जेक्ट आ जाते थे। तो आपने ये भी करना होता है, लाइक यूनिवर्सिटीज को जाके रिसर्च अलहदा करनी कि यार इसमें वो फील्ड है भी सी जिसमें मैं सर्च करने जा रही हूँ। Okay. क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बर्फ पे वीट उगाने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो ये हो गया तो रिसर्च। आपने उसके बाद आपने आगे आपने एनालिसिस करना है कि ये जिस प्रॉब्लम पे आप काम करने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए या नहीं, और इम्पोर्टेंट है तो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है मटेरियल एंड मेथड। तो उसमें आपने सारा इक्विपमेंट, मटेरियल, मेथड लिखना होता है कि इसके लिए मुझे कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है। ओके, ये सब कुछ आपने उसके लिए लिखना है जो आप यहाँ पे रिसर्च करने वाले हो कि ये मुझे मटेरियल भी रिक्वायर्ड होगा ये रिसर्च करने के लिए। और वो उसके लिए भी आपने लैब में चेक कर लेना है कि उनके पास इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं। एक दो का फर्क नहीं पड़ता, ना भी हो तो, लेकिन मोस्टली आपने चेक कर लेना कि कहीं आप ऐसा काम तो नहीं करने आ रहे कि जो यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर करवा ही नहीं रहा। ठीक है। हम समटाइम ऐसे देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ निकाल लेते हैं, तो वो समटाइम्स ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में वो करवा ही नहीं रहे होते। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेक कर लेना है कि इसके अकॉर्डिंग मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी होनी चाहिए। ओके, सो आपने एचजीएस को चेक किया था टोटली अपने ज़राअत के हवाले से। हाँ, ओके, सो ओके 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 बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से। इसके अलावा एकेडमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी ये भी हो गया, लिटरेचर रिव्यू होता है। उसके बाद आपका ये होता है एनालिसिस मटेरियल ऑफ मेथड के बाद कि ये जो आप सब्जेक्ट करें इसकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी इन फ्यूचर। तो वो आपने उसका लिखना है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से मेरे कंट्री के लिए ये ओके, फ्यूचर बेनिफिट्स क्या होंगे इसको रिसर्च के बाद, क्या होंगे रिसर्च के। ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए किस तरह से ये मतलब काउंट करता है, वर्ल्ड वाइड किस तरह से मेरी रिसर्च काउंट कर रही है। ओके ओके, तो इसके हवाले से आई गेस रेफरेंस लेटर भी आपको रिक्वायर्ड होते होंगे एप्लीकेशन में। रेफरेंस लेटर में आई गेस ये कि एक आप अपने सुपरवाइजर से ले लें, एक आप अपने और सबसे पहले तो ये चीज़ के मास्टर्स के लिए आई गेस 2 होते हैं ना। हाँ, 2 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। मिनिमम 2, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। और उनका ये कि उसमें आपने सारा लिखवाना है कि फॉर एग्जांपल आप शुरू करते हैं कोई
फॉर एग्जांपल आपका सुपरवाइजर लिख रहा है, आप एकेडमिक्स से शुरू करते हैं, आप करिकुलर को करिकुलर की तरफ आते हैं, बिहेवियर की तरफ आते हैं, तो ये सारा कुछ आप सीक्वेंस में लिखते हैं. ओके रेफरेंस लेटर भी रिक्वायर्ड होते हैं और मास्टर्स के लिए मिनिमम 2. आई वुड सजेस्ट कि आप चेक करें कि रेफरेंस लेटर्स लिखते कैसे हैं लिखवाने से पहले. हाँ बिल्कुल मैं ये चीज भी कहता हूँ कि रेफरेंस लेटर का ना एक पैटर्न वगैरह खुद बना ले, फिर टीचर को कहेंगे मुझे काइंडली इस तरह से. आप कॉपी ना करें कोई भी चीज. आप अपना रिसर्च प्रपोजल, रेफरेंस लेटर कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप कॉपी करते हैं तो उनके जो सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं वहाँ पे वो आ जाता है कि ये चीजें कॉपीड हैं. बिल्कुल ओके हो गया, ये भी हो गया. अच्छा ये तो हो गया आई गेस पूरा स्कॉलरशिप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कब अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो गया, लिटरेचर भी लिखना होता है आपको, इंडियन रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी. तो इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जब सेमेस्टर होते हैं या आपकी एफएससी मैट्रिक की डिग्रीज होती हैं कि क्या इनको हमने अटेस्ट कराना है अभी नहीं कराना. सो इस बात को याद रखो, व्हेन यू आर अप्लाइंग उस वक्त आपको बिल्कुल अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, चाहे वो एफएससी है, मैट्रिक है या आपका सर्टिफिकेट है, ना मोफा से कि ना ही किसी आईपीसीसी वगैरह से, ना एचईसी से. जब आपका सिलेक्शन हो जाती है, इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद अटेस्टेशन आती है. सो अप्लाइंग के वक्त ज़रूरी नहीं होता. अप्लाइंग के वक्त अगर आप इंग्लिश यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो, आप लोग टोफल वगैरह है दे दो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है. बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू मस्ट हैव टोफल. आइट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करती स्कॉलरशिप, सिर्फ टोफल ही एक्सेप्ट करती है इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी इन टर्किश इंग्लिश लैंग्वेज. अगर आप टर्किश में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे शान ने टर्किश में अप्लाई किया हुआ है, तो आपको कोई भी इस तरह की लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है अपलोड करने की. बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जिसमें हम अप्लाई करते हैं कि हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, किस तरह से हमने यूनिवर्सिटी में प्राइवेटली भी अप्लाई करना होता है या सिर्फ स्कॉलरशिप अप्लाई करना होता है, या हम किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं, या किस तरह से सीन होता है ये. टोटल आपके पास 12 चॉइसेस होती हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन वो ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज इस तरह कोच है, कोच यूनिवर्सिटी, इनके लिए आपको एक तो जीआरई रिक्वायर्ड होता है. ठीक है. और दूसरा ये कि अगर आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग से भी अप्लाई करना पड़ता है इस यूनिवर्सिटी. ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना कोच. हाँ, लेकिन इस दफा टर्की बुर्सलारी ने इनको इंक्लूड किए. तो खैर अगर आप इनमें अप्लाई करें तो आपको अलग से भी करना पड़ेगा और वो आपको ईमेल्स आती हैं. बिल्कुल इस बार काफी मसला हुआ था कोच वालों को, क्योंकि नॉर्मली आपको यूनिवर्सिटीज में अप्लाई जाके नहीं करना पड़ता, जैसे एचजीएस हो गई, कोजाली हो गई, इजमीर हो गई, इनमें यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई नहीं करना होता, सिर्फ स्कॉलरशिप के पोर्टल पे ही आप अपनी प्रोफाइल जो अपलोड करते हो दैट्स इनफ. बट अनफॉर्चुनेटली इस साल क्योंकि उन्होंने कोच यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया था, कोच एक वेल नोन प्राइवेट, बिल्किन को भी किया था, कोच एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यहाँ पे. सो उसमें ये था कि आपने कोच में भी अप्लाई करना है, तो स्कॉलरशिप आपको गाइड कर रही थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, बट नॉर्मली आपको सिर्फ स्कॉलरशिप के पोर्टल में ही अपलोड करना होता है. आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखते हैं और अपनी रिसर्च के हिसाब से करते हैं. ठीक हो गया. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास एक वैलिड रीजन होनी चाहिए कि मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहा हूँ. क्योंकि इंटरव्यू में वो ये पूछते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड. ठीक है. तो इंटरव्यू से याद है कि अब इंटरव्यू की डिटेल्स वगैरह बताएं आप, कि इंटरव्यू में आपका तो ऑनलाइन हुआ था इंटरव्यू भी, तो क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह से आपने इंटरव्यू किया? यार मेरा कोई 25 मिनट्स का हुआ था इंटरव्यू. तो सबसे पहले तो वो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो उसमें आप ये कि आप अपनी सीवी भी अपलोड करते हैं जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी काउंट करती है. तो आपने जो चीज़ें अपनी सीवी में बता दी हैं वो आप डिटेल से फिर वहाँ पे नहीं बताते. क्योंकि वो सारा कुछ उनके पास होता है, पहले से ही पता होता है. हाँ, पहले से ही पता होता है उन्हें सब कुछ. तो फिर आप थोड़ा बहुत मतलब फॉर एग्जांपल आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा पर्सनली भी थोड़ा बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइफ में कुछ हार्डशिप्स रही हैं कि आपने लाइफ में क्या कुछ फेस किया है, किन हर्डल्स को क्रॉस करके आप यहाँ तक आए बैठे हो. ठीक है. उसके अलावा फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप ये सब्जेक्ट क्यों चूज कर रही हैं, आप ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज कर रही हैं. तो आप मेरी रिसर्च प्रपोजल के बारे में मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे. फिर उसके बाद मैंने फील्ड्स में काम किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि एज ए वुमेन आपको कैसा लगा था फील्ड में काम करना, कि क्या ये आपके लिए ईजी था. उसके अलावा मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे कि टर्की क्यों आना चाहती हैं आप, व्हाई यू, और आपसे ये भी पूछा होगा कि फ्यूचर थॉट क्या है, अब डिग्री मिल गई आपको, उसके बाद आप पाकिस्तान इन फ्यूचर आप क्या करना चाहती हैं. ठीक है. आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं. और उसके अलावा मुझसे पूछा था कि आपने, मेरी सीवी में एक चीज़ थी कि मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्सेज किए हुए थे. तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कोर्सेज क्यों किए हैं आपने. तो फिर मैंने कहा था कि मतलब मुझे लैंग्वेज लर्निंग जो है अच्छी लगती है, लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए यार. तो
ये सारे क्वेश्चंस थे। ये सारे हो गया, सही हो गया। तो ये यार इंटरव्यू में मैंने इसके पहले अलावा भी कुछ थे लेकिन मैं मुझे भी मोस्टली फील्ड हाँ, उन्होंने रिलेटेड। मुझसे ये पूछा था कि पहले मेरी जो फील्ड में पढ़ रही थी वो थोड़ी एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, मतलब वो ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स थी, लेकिन उसके बाद मैं चली गई थी बायोटेक्नोलॉजी वाली साइड पे। तो उन्होंने ये मुझसे पूछा था कि आप क्यों कर रही हैं, फील्ड क्यों चेंज कर रही हैं। तो मेरा क्योंकि थोड़ा बहुत जेनेटिक्स से रिलेटेड था, थोड़ा बहुत ब्रीडिंग से रिलेटेड था, तो ये कोई ओके सो यार अगर आपकी इंटरव्यू तक पहुंच गया और अगर आपकी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होती तो आई थिंक यू डोंट डिजर्व द स्कॉलरशिप, बिकॉज आपको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। लाइक स्कॉलरशिप के लिए 80% आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। सिर्फ इंटरव्यू में वो चेक कर रहे हैं क्या वाकई इस बच्चे ने जो अपनी प्रोफाइल बनाई है क्या वाकई वो डिजर्व करता है। लाइक ये जो प्रोफाइल हम देख रहे हैं क्या ये वाकई यही बच्चा है या सब कुछ झूठ तो नहीं लिखा हुआ। वो पता है आपसे आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज के ये सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं कि आपने वहां पे काम किया है। मुझसे जैसे उन्होंने पूछा था कि आप बायर में काम करती नहीं है, आप निगाह में काम करती नहीं है, वहां पे आपने क्या सीखा है, क्या किया है, थोड़ा बहुत फील्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस वो आपको असेस करते हैं। हाँ कि आप वाकई ये रियलिटी है कि नहीं सिर्फ झूठ अपलोड किया हुआ। एग्जैक्टली। सो ये आपने ना इंटरव्यू में, मैंने इंटरव्यू के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको लिंक आ जाएगी। इंटरव्यू के हवाले से आपने प्रिपेयर होना पड़ता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं ना जो कंपल्सरी है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हो गया, फ्यूचर गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, डिग्री लेने के बाद पाकिस्तान आओगे, आगे जाना है, क्या करना है, और अगर ये डिग्री क्यों सिलेक्ट की हुई है, टर्की क्यों आ रहा है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि लाजमी आने होते हैं। इनके पहले से ही आंसर्स आप प्रिपेयर करो, ये नहीं कि वहीं पे जाएंगे देखेंगे। आंसर्स वगैरह प्रिपेयर करो, लिखो, उनको याद करो कि हाँ ये क्वेश्चन है, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यूं मैंने इनको टैकल करना है। इवन वो इंटरव्यू में काफ़ी कंफ्यूज भी करते हैं, दो चीज़ें ऐसे मिला के। लेट्स सपोज मैंने अपने इंटरव्यू में कई दफ़ा बताया था, मेरा जब हुआ था तो मैं बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग में जा रहा था मैं मेडिकल, तो मुझे कहता है पहला मैं बैठा, मुझे कहता है मैथ आपकी बहुत बुरी, आप इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो। आधा तो माहौल वहीं खराब हो गया ना कि सिलेक्शन चाइनीज लैंग्वेज कोर्सेज क्यों कर रही हैं आप, ये आपने तो यार वो कंफ्यूज करने की। मैं आके टर्किश भी तो पढ़ूंगी ना। एग्जैक्टली, लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक बहुत अच्छी बात है। तो मुझे टर्किश सीखने के बाद पता चला, ऐसा लगता है हमें पूरी नई दुनिया में एंटर हो गए, एक सुपर पावर आ गई है। जैसे किसी और को समझ नहीं आ रहा, घर में बैठे हुए टर्किश में बात करें, फैमिली को समझ नहीं आ रही, मुझे आ रही है, एक सुपर पावर है। लैंग्वेज लर्निंग इस तरह से है। तो मास्टर्स के लिए ये कि अगर आप ये सोचें कि आप जब आते हैं तो आके आपका सारा कुछ जो है वो टर्किश में होगा, तो ये डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर पे। सुपरवाइजर पे भी डिपेंड करता है, बट मोस्टली अगर आपको टर्किश कहा है ना तो वो टर्किश ही होगा। लेकिन अगर सुपरवाइजर आपका कोई अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपकी वो ये है कि आपका थीसिस और जो आपका सिनॉप्सिस वगैरह वो सारा कुछ इंग्लिश में अलाउ कर देते हैं। सब्जेक्ट्स हैं जो आपको टर्किश में पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन मोस्टली आपके वजह पर टीचर्स ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि आप अपनी कुछ असाइनमेंट्स वगैरह उनको इंग्लिश में दे दें, लेकिन वो लेक्चर्स आपको फिर टर्किश में डिलीवर करते हैं क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स होते हैं। सो ये प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, इस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना कि मैं टर्किश में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आ गया कि इंग्लिश में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ये प्रोफेसर पे डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर आप टर्किश सिलेक्ट कर रहे हो तो आप टर्किश में ही पढ़ोगे। तो अगर स्कॉलरशिप में हम अप्लाई कर दिया, सो व्हाट विल यू सजेस्ट के इसमें चांसेस, लाइक अकॉर्डिंग टू यू, के इसमें कितने % चांसेस हैं स्कॉलरशिप में? ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे और आपके लक पे। लेकिन समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि व्हाट इफ अगर नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम ऐसा सोच लें कि व्हाट इफ हो जाए, लेकिन एक परसेंटेज बता दें। लेट्स सपोज प्रोफाइल भी सबकी अच्छी, सब कुछ अच्छी, तब एक परसेंटेज क्या होगी आपके लिए? 1% ना। देखा, ये चीज काफी ध्यान में रखनी है, बिकॉज एवरी ईयर मोर देन 20,000 होते हैं। बहुत टाइम्स आप रिजेक्ट होते हैं, आप बहुत सारे स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे, लेकिन यू नीड टू ट्राई, यू नीड टू कीप ऑन गोइंग। सर्वाइवल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, यहाँ पे अच्छा, आप एक क्वेश्चन बताएं, इसके अलावा आपने और स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया था? मैंने किया था, लेकिन बाद में किया था। मेरा लकीली हो गया था फर्स्ट टाइम। लेकिन ये है कि आपको एफर्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। मैं कर रही थी, काफी देर से इंटर्नशिप्स कर रही थी, मैं स्कॉलरशिप देख रही थी। आपको फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ते हैं, एक्टिव होना पड़ता है आपको। ये नहीं बैठे बैठे कोई नहीं मिल जानी, एक्टिव होना पड़ता है। लाजमी नहीं है सिर्फ यही, पूरी दुनिया पड़ी है आपको देखने के लिए। तो इस तरह से अप्लाई करना होता है यार, मतलब रिसर्च करो, सर्च करना होता है। खैर ये थी जी हमारी आज की वीडियो। आई होप क्लियर हो गए होंगे आप लोगों की कन्फ्यूजन वगैरह सारी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, टर्की बुर्सलारी से रिलेटेड। अगर अभी भी स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मास्टर्स, यू गाइज कैन कमेंट डाउन हियर, कमेंट करो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, या शान आपको रिप्लाई कर देंगी ताकि वो जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। शान थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे फ्राइज को गाइड करने के लिए। तो ये आजकल लैब वर्क कर रही होती है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है इनका। थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। सो ये थी हमारी वीडियो, इसी के साथ ही इजाज़त देते हैं। बाय बाय।